तो अर्चना शुरू करें। जी सर। जी सर, शुरू करें। स्वरूपा तुम कहाँ से बोल रही हो? सर वैसे तो मैं नागपुर आरसी है सर मेरा, पर मैं रायपुर में रहती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। तुम्हारा टाइटल भी तो महाराष्ट्रियन दिखा रहा है। नमस्ते सर, मेरा माइक ऑन नहीं हो रहा था। मैं कोलकाता से बोल रही हूँ सर। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक। तो कल हम लोग भाषा की परिभाषा पढ़े थे, तो आज हम आगे बढ़ते हैं। हेडिंग दीजिए, भाषा की परिभाषा। ये कुछ फंडामेंटल हैं जो कि आपको भी जानना जरूरी है, जो कि आपके मटेरियल में ये सब चीज़ें नहीं दिया हुआ है, बस थोड़ा सा टेक्स्ट दिया हुआ है। तो लेकिन ये फंडामेंटल भी आपको जानना जरूरी है। भाषा की विशेषताएं और प्रवृत्तियां, नंबर वन। लिखो, इसको आप समझते जाना। नंबर वन, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। देखिए, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। मतलब कोई ज़रूरी नहीं, इसको समझ लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पिताजी के पिताजी, दादाजी जो भी अगर कोई भाषा बोलते हैं तो आप भी वही भाषा बोलेंगे, कोई ज़रूरी नहीं। आज ऐसा देखा जाता है कि पुराने लोग जो जिस भाषा का प्रयोग करते थे, आज की पीढ़ी उस भाषा का प्रयोग नहीं करती। वो अधिकतर अंग्रेजी का प्रयोग करती है, या खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग करती है, या जो भी बोलचाल की भाषा, जबकि घर में कुछ और बोली जाती है। इसलिए भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। हम्म, अगर पैतृक संपत्ति होता तो आज इतनी सारी भाषाएं नहीं बनती, और जो प्राचीन युग में बोली जा रही थी आज वही बोली जाती है ना? चाहे कहीं कोई कहीं भी रहे। नंबर टू, भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा अर्जित संपत्ति है। ठीक है, भाषा अर्जित संपत्ति है। देखिए, भाषा अर्जित संपत्ति है, मतलब क्या होता है कि हम जैसा सुनते हैं वैसा ही बोलते हैं। हमारे घर में एक छोटा बच्चा है, वो छोटा बच्चा जैसा हमारे घर में हम बात करेंगे, जैसा हम बोलेंगे, जैसा उसको बताएंगे, जैसा उसको सुनाएंगे, जैसा उसको बोलने के लिए बोलेंगे, वो वैसे ही बोलेगा। इसलिए भाषा क्या है? अर्जित संपत्ति है। आज भी आप घर के बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, अपने दैनंदिन जीवन में रोज नए नए शब्दों को जोड़ते हैं, और अपने अपनी वाणी में, अपने बोलचाल में आप अलंकारों का प्रयोग करते हैं अपनी वाणी को और प्रभावशाली बनाने के लिए, और कैसे कैसे शब्दों को आप जोड़ते हैं। तो इसीलिए भाषा क्या हुई? भाषा अर्जित संपत्ति। नंबर थ्री, भाषा का अर्जन। भाषा का अर्जन अनुकरण तथा व्यवहार द्वारा, भाषा का अर्जन अनुकरण तथा व्यवहार द्वारा ही होता है। भाषा का अर्जन तथा अनुकरण, भाषा का अर्जन अनुकरण व्यवहार द्वारा ही होता है। लिखे। जी सर। तो ये भी वही बात है कि जब हम समाज में पैर रखते हैं, होश संभालते हैं, तो हम जैसी जिस तरह से लोगों को हम बोलते हुए सुनते हैं, वैसी उसी तरह की भाषा का हम प्रयोग करते हैं।
क्योंकि हम उनका बाल्यकाल से ही क्या कर रहे हैं, उनका अनुकरण कर रहे हैं, और जैसा हम अनुकरण करते हैं हम वैसे ही बोलते हैं। इसलिए भाषा का अर्जन, अनुकरण सब किसके द्वारा, व्यवहार के द्वारा होता है। उसके बाद लिखो नंबर 4, भाषा परंपरागत है, भाषा परंपरागत है अतः व्यापक है। भाषा परंपरागत है अतः व्यापक है। क्या लिखे, भाषा परंपरागत है अतः व्यापक है। मतलब जनरेशन टू जनरेशन हमारे घर में एक भाषा बोली जाती है, उसी भाषा को हम आगे बढ़ाते रहते हैं। उसमें जब हम और आगे बढ़ते हैं तो उसमें और कुछ नया उसमें जोड़ते जाते हैं, यानी ये आगे बढ़ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी। संप्रदाय चाहे वो किसी भी धर्म का हो, संप्रदाय का हो, जाति का हो, गोत्र का हो, वो उस मतलब वो उसी अपने ही समुदाय, अपने ही संप्रदाय की भाषा को वो सीखता है। बाकी वो जो अपने भाषा को, अपनी बोली को, अपने वचनों को प्रभावशाली बनाने के लिए बहुत सारे शब्दों का उसमें प्रयोग करता है, ये बात अलग है। लेकिन वो अपने अपने हिसाब से परिवर्तन करता है। लेकिन भाषा एक्चुअली क्या है, जो मुख्य हम अपने घरों में जिसको हम मातृभाषा कहते हैं, इसलिए मातृभाषा को ही हम बोलते हैं, इसलिए भाषा क्या है, परंपरागत है। बाकी उसमें जो आपको जोड़ना चाहे जोड़ सकते दीजिए। नंबर 5 लिखो, भाषा आद्यांत। हेलो, कोई प्रॉब्लम? नो सर। सर हाँ, क्या बोल रही थी? कोई कुछ बोल रहा था। सर भाषा के आगे बोले नंबर 5। हाँ, भाषा हाँ, आद्यांत। भाषा आद्यांत सामाजिक वस्तु है। भाषा आद्यांत, आद्यांत का मतलब आदि से अंत तक, क्या मतलब है सर? हाँ, हाँ वही है। आप लोग तो विद्वान हैं ही, उसमें कोई शक नहीं है। आदि से अंत तक, शुरू से लेकर आज तक भाषा क्या है, सामाजिक। यानी आदि काल से लेकर के आज तक भाषा क्या है, सामाजिक वस्तु है। क्यों? क्योंकि वो समाज में बोली जाती है। और भाषा को हम कहाँ, जानवरों के साथ तो नहीं बोलेंगे, हवा में तो नहीं बोलेंगे, पानी के अंदर नहीं बोलेंगे। जहाँ लोग रहते हैं, जहाँ समाज रहता है, जहाँ सोसाइटी रहती है, जहाँ परिवार रहते हैं, जहाँ 2-4 गांव रहते हैं, जहाँ शहर, वहीं पर भाषा के माध्यम से लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, विचार विनिमय करते हैं। हर चीज़ के लिए आप भाषा का प्रयोग करते हैं। वो चाहे, ये बात अलग है कि आप, कोई उड़िया बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, कोई पंजाबी तो कोई बंगाली बोलता है, कोई अंग्रेजी तो कोई अमेरिकन तो कोई ऑस्ट्रेलियन तो कोई जापानीज बोलता है, ये बात अलग है। लेकिन सामाजिक वस्तु है। और उसकी सामाजिकता का महत्व आप समझ रहे होंगे, इसकी भाषा की सामाजिकता कितनी है। उसमें अलग अलग स्तर हो सकते हैं। जैसे कल हमने देखा कि औरतों का एक स्तर अलग होता है, पुरुषों का एक स्तर अलग होता है, बच्चों का एक स्तर अलग होता है, युवकों का एक स्तर अलग 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 होता है। यहाँ तक कि जो गूंगे लोग होते हैं, वे गूंगे भी आपस में बात करते हैं। उनकी बात, उनकी भाषा, उनकी शैली को वही लोग समझ सकते हैं। इसके अलावा ये भी आपने देखा हो कि अगर 2-4 छोटे छोटे बच्चों को जो कि बोल नहीं पाते, वहाँ को का करते खाली करते हैं, उनको भी अगर एक जगह बैठा दो तो आपस में पता नहीं क्या क्या बोलते रहेंगे, अपने खेलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, वो लोग वही जाने वही समझे। तो उनका भी एक समाज है,
गूंगे का भी एक समाज है, बहरे का भी एक समाज है। बहरा भी बोल रहा है, अपने विचारों को प्रकट कर रहा है, जो कि सब कुछ समाज में ही संपन्न हो रहा है। नेक्स्ट लिखिए, भाषा निरंतर विकासशील होती है। भाषा निरंतर विकासशील होती है। मतलब इसका कोई अंत नहीं है। तो जब से शुरू हुई तब से तो आप पढ़ रहे हैं कि अम, अम, जब से आप पढ़ रहे हैं तब से वो प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा, अपभ्रंश भाषा, वो पाली भाषा, और उसके बाद आज हिंदी आ गई तो उसमें अंग्रेजी घुस गया, तो हमारे फिर मातृभाषा है उसमें। हाँ, उसमें उसके बाद आज के युग में पिछले 10 वर्षों में आज उसमें टेक्नोलॉजी भी उसमें आ गई है। हमारे जीवन में मोबाइल का प्रयोग आज इतना हो गया है। हमारे जीवन में मोबाइल का प्रयोग आज इतना हो गया है कि सेव करना, डिलीट करना है, इस तरह की इस तरह के शब्दों को हमने आत्मसात कर लिया है। सेव करना, डिलीट करना, रिमूव करना, ज्वाइन करना, ये सब शब्द आज इतने प्रचलित हो रहे हैं कि इनके जो वास्तविक शब्द है इसको हम भूलते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाषा निरंतर क्या है? निरंतर वो विकासशील हो रही है ना, विकासशील है। इसका कोई लास्ट पॉइंट नहीं है। हम नहीं कह सकते कि यही लास्ट पॉइंट है, कि आज जो बोली जा रही है वही अंतिम है, बिल्कुल नहीं। ये नदी की तरह ये बह रही है और बहती जा रही है। उसमें नए नए शब्द, नए नए प्रयोग होते जा रहे हैं और नए नए शब्द उसमें जुड़ते जा रहे हैं, और जिसको हम अपने सामाजिक जीवन में प्रयोग करते जा रहे हैं। आई बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट, भाषा का कोई भाषा का कोई अंतिम पूर्ण रूप नहीं होता। भाषा का कोई अंतिम पूर्ण रूप नहीं होता। भाषा का कोई अंतिम पूर्ण रूप नहीं होता। अभी अभी आपने लिखा कि वो क्या, कि वो निरंतर विकासशील है, परिवर्तनशील है, रोज उसमें बदलाव आते हैं। आप व्यवहारिक जीवन में जरा घर से बाहर निकल के देखो, एक व्यक्ति कैसे बोलता है, एक मारवाड़ी हिंदी कैसे बोलता है, एक उड़िया हिंदी कैसे बोलता है, एक गुजराती हिंदी कैसे बोलता है, एक पंजाबी हिंदी कैसे बोलता है, एक क्या बोलते हैं उसको, एक रिक्शा वाला हिंदी कैसे बोलता है, एक ऑटो वाला हिंदी कैसे बोलता है। बोल सभी रहे हैं, लेकिन उसमें परिवर्तन है, क्योंकि वो नित्य आगे बढ़ रही है, सबको लेकर के आगे बढ़ रही है, सबको लेके आगे चल रही है, इसलिए वो परिवर्तनशील है, इसलिए वो विकासशील है। छोटा सा एक शब्द ले लो, पानी को ही ले लो। पानी को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में हम पानी बोलते हैं। उड़िया में हम क्या बोलते हैं? उड़िया में क्या बोलते हैं? पानी, पानी बोलते हैं। उसमें हमने न की जगह अणा लगा दिया। और इधर संबलपुर इलाके में लोग क्या बोलते हैं? पायन। पैन बोलते हैं, है ना। वो वही पानी है, वही पानी है, उसी में वो पैन आ गया उसमें। बंगाली लोग क्या बोलते हैं फिर? जल। जोल। जॉल। जोल, मंदाकिनी। कौन? स्वरूपा है, कलकत्ता से स्वरूपा है। नहीं सर, मैं नागपुर से हूँ। ओ सॉरी सॉरी, नागपुर से। नागपुर सर में क्या हम भी बोलते है हैं? सर। हाँ, नागपुर में क्या बोलते हैं? पानी ही बोलते। पानी बोलते हैं, अधिकतर पानी बोलते हैं। लेकिन जहाँ पर अधिक मातृभाषा का प्रयोग होता है, वहाँ का प्रभाव होता है, वहाँ पर वो अपने मतलब बाहर के प्रभाव को वो छू नहीं पाता, इसलिए बंगाली लोग क्या बोलते हैं? जोल बोलते हैं। जोल 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 बोलते हैं कि झोल बोलते हैं पता नहीं, लेकिन जोल बोलते हैं, है ना। राजस्थानी लोग क्या बोलते हैं? अधिकतर पानी बोलते हैं। सर पानी बोलते हैं। पानी बोलते हैं। और ये क्या नाम, ये दक्षिण भारत का कोई है इसमें? दक्षिण भारत का, दक्षिण भारत का शायद इसमें कोई नहीं।
तो दक्षिण भारत के लोग सर नीलू पता नहीं, बोलते हैं। नीलू, यस ठीक बोली, नीलू बोलते हैं। तो पानी वही है, लेकिन उसके कितने कितने नाम उसके। नीलू वहाँ पर एक देखो, नीलू फिर कहाँ से आ गया भाई? पानी पौ नौ का मात्रा था, उसमें जो लौ का मात्रा था। अब देखो जरा, लौ फिर कहाँ चला गया? वो नीलू में चला गया। सर ये नी नीर से बन गया होगा। और नीर से, वही बोलने जा रहा था मैं, वो नीर से बना होगा श्योर, वो नीर से बना होगा। नीर भी बोलते हैं पानी को, रेलवे वाले लोग नीर का प्रयोग करते हैं, रेल नीर के नाम से वो प्रसिद्ध है। सर साउथ की भाषाएं तो हमारे पारिवारिक भाषाओं में नहीं आती ना, तो इस वजह से भी ये नाम अलग हो सकता है। हाँ नहीं, वो पारिवारिक में आती है ना, द्रविड़ परिवार है ना। हाँ, वो द्रविड़ परिवार में आती है ना, तो जो हमारी भारतीय परिवार भारोपीय भाषाएं हैं हाँ उनसे भारतीय अलग है ना भारत, ये। हाँ भारतीय परिवार में आएगी, लेकिन द्रविड़ के लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं, दक्षिण भारत के लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो ये निरंतर विकासशील है। आज 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 वही अंग्रेजी में आज वो वाटर हो गया है। उधर ना सर कश्मीर के साइड में चश्मा बोलते हैं सर, पानी को चश्मा। ऐसा क्या? चश्मा उसको बोलते हैं। सर वो पानी का चश्मा होता है, उसको हाँ पानी का चश्मा बोलते हैं। हाँ वो चश्मा पानी को नहीं बोलते हैं। हाँ, जहाँ से जहाँ से धारा बह पानी रही है, आता है, हाँ धारा हाँ बह रही है, उसको चश्मा बोलते हैं। धारा बहने को चश्मा बोलते अच्छा, धारा को चश्मा बोलते हैं। अच्छा, उसी तरह देखो, जैसे हम हमारे हिंदी में हम नमस्कार करते हैं, नमस्ते बोलते हैं, वाह। तो नमस्कार या नमस्ते या प्रणाम, है ना, ये पूरे भारत में ये चलता है। अंग्रेजी में, इंग्लिश में क्या है, वो ब्रिटेन वाले इंग्लिश में गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग है। तो वो जर्मन में वही गुड मॉर्निंग का हो जाता है, और गुटेन मॉर्गन हो जाता है, गुटेन मॉर्गन हो जाता है। वो गुड को गुटेन हो जाता है, और मॉर्निंग को मॉर्गन हो जाता है। तो वही है, बस थोड़ा सा बदलाव है। वाह, पितृ, एक शब्द है पितृ। पितृ हमारे संस्कृत में हम बोलते हैं पितृ, वाह, पितृ बोलते हैं। हिंदी में हम पिता बोलते हैं, है ना, हिंदी में हम पिता बोलते हैं। और भी बोलचाल के भाषा में उसको हम बाप बोलते हैं, है ना। तो उसको जरा ध्यान से देखोगी तो थोड़ा अंतर होता है, क्योंकि परिवर्तनशील है और विकासशील है। इंग्लिश में वही फादर हो गया, FATHER, तो TH उसमें भी है, तो का उच्चारण वहाँ भी लोग करते हैं, है ना। तो वही इंग्लिश में फादर है, जर्मन में वो FAT, उसका उच्चारण फिर वो FATH और पता नहीं क्या क्या है। तो सारी की कहीं सारी कहीं बाबा भी हो जाता है, कहीं कहीं बाबा भी हो जाता है जबकि ना। दादा को बाबा भी बोलते हैं। हाँ, ये कंफ्यूजिंग हो जाता है ना। कई लोग नाना को वो रिश्तों से पिताजी के पिता को, अरे माताजी के पिता को नाना बोलते हैं, तो हमारे उड़ीसा में वो जो भाई होता है उसको नाना बोलते हैं। तो ओके। ये रिसर्च वाली बात है। हैं। जी सर, ये कई आप जगह दादा बड़े भाई को भी बोलते हैं। दादा बड़े भाई को बोलते हैं, दादा बोलते हैं। जी। और एक्चुअली दादा जो हमारे हिंदी के जो पारंपरिक सर नियमों के पिताजी के पिताजी को भी दादा बोलते हैं। दादा बोलते हैं, और दूसरा कोई है ही नहीं उसमें। सर भाई को बोलते हैं ना सर मराठी में दादा। हाँ, उड़ीसा में भी दादा बोलते हैं, भाई को दादा बोलते हैं। नहीं सर, उड़ीसा बंगाली में में भी सर भाई दादा बोलते बोलते हैं। हैं, सर बंगाली कोलकाता में में दादा बोलते हैं बोलते दादा हैं। भाई को। हाँ, बंगाली में दादा बंगाल बोलते में हैं। सर दादा बोलते हैं। हाँ, जी तो जी। उड़ीसा में बंगाल में भाई बोलते हैं बोलते सब हैं। दादा भाई को। अच्छा, तो ये है भाषा की जो विविधताएं हैं, है ना। इसको आप, अब जब आप बाहर निकलते हैं भाषा विज्ञान पढ़ने के बाद, जब आप बाहर निकलते हैं तो जरा लोग क्या बोलते हैं और कैसे बोलते हैं, किस तरीके से बोलते हैं, किस शैली में बोलते हैं, उसको जरा आप मतलब विचार कीजिएगा, है ना। लेकिन हिंदी सब बोल रहे हैं, मराठी हिंदी देखो, मैं जाएगी, मैं खाएगी, लोग बोलेंगे। तो वहाँ व्याकरण नहीं देखना है, वहाँ पर आप भाषा विज्ञान के दृष्टिकोण से देखिए, उनको गलत मत सोचिए, क्योंकि वहाँ का परिवेश उनके ऊपर मराठी, वहाँ की हिंदी पर मराठी हावी है, बंगाल की हिंदी पर बंगाली हावी है,
गुजरात की हिंदी पर गुजराती हावी है, उड़ीसा की हिंदी पर उड़िया हावी है। तो ये भाषा विज्ञान के दृष्टिकोण से हमें हमारे लिए सही है, लेकिन जब व्याकरण के दृष्टिकोण वाली बात आएगी तब ये सारे के सारे गलत हो जाते हैं। उसी तरह हम लोग जैसे बोलते हैं हम लोग जाएंगे, मारवाड़ी लोग या और कई लोग वहाँ कई लोग सुना होगा कि अपन लोग जाएंगे। अपन लोग, ये अपन लोग क्या है भाई? किसी सर किताब में तो हमने एमपी नहीं का पढ़ा। है, एमपी का है सर अपन। एमपी का महाराष्ट्र है, में बोलते हैं। हाँ एमपी रायपुर कहाँ कहाँ लोग बोलते हैं। तो ये अपन लोग का मतलब क्या हुआ भाई? हम लोग तो समझ में आता है, ये अपन लोग। सर पंजाबी में अप्पा कहते हैं, जहाँ हम हिंदी में हम बोलते हैं, पंजाबी हाँ में अप्पा कहते हैं। अप्पा आपा सब बोलते हैं, जी, आपा। हाँ अप्पा सब हाँ। आपा। या और तो असी वो, सारे जी। हाँ, या फिर उसके बाद फिर वो आपा अगर बोलती हो तो आपा उर्दू उर्दू में में अरबी बहन फारसी को बोलते हैं। वो बहन या मौसी हो जाती जी। है ना। तो कितना इंटरेस्टिंग है भाषा विज्ञान, जरा आप अंदर घुसो तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, है ना। आगे लिखो। अब उस दृष्टिकोण से आप देखिए, बहुत मजा आएगा। नंबर 8, प्रत्येक भाषा की भौगोलिक सीमा होती है। प्रत्येक भाषा की भौगोलिक सीमा होती है। जैसा कि आप जानते हैं, उड़ीसा में उड़िया, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, वगैरह वगैरह। फिर लिखो, प्रत्येक भाषा की ऐतिहासिक सीमा होती है। प्रत्येक भाषा की ऐतिहासिक सीमा होती है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, कोई एक, जैसे मुगल कालीन जब साम्राज्य था, तो जब तक वो थे तब तक उनके समय की बोली वगैरह बोली जाती थी। उसके बाद अंग्रेज आ गए तो चारों तरफ अंग्रेजी अंग्रेजी हो गया। नेक्स्ट लिखो, भाषा चिर परिवर्तनशील हुआ करती है। भाषा चिर परिवर्तनशील हुआ करती है। हमेशा बदलती है। वहां पर एक उदाहरण लिखो, गोधूम, 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 गोधूम। आज से 1000 साल पहले हमारे देश में गोधूम बोला जाता था। हुआ तो गोधूम आज क्या हो गया है? वो गेहूं हो गया है, जिसको अंग्रेजी में व्हीट बोलते हैं, जिसका आप आटा खाते हैं। लोकल भाषा में गोधूम तो धूम तो कोई नहीं बोलेगा, गांव में देहातों में तो गोधूम को वो गेहूं बोल देते हैं। और गेहूं से फिर वो क्या हो गया, वो पर गोधूम का वो गेहूं हो गया। फिर लिखो, सवती, सवती, सवती से क्या बन गया? सौत बन गया। क्या बन गया सर? सौत, सौत, सौतन जिसको बोलते हैं ना, सात। सौत, सौतन, सौत हो गया। नौ उसमें जोड़ दिया गया। आपके लोगों ने मतलब उसको आसानी करने के लिए, आसान से बोलने के लिए, सौत। उसके बाद लिखो गृह, गृह, गृह का क्या हो गया? घर। घर। घर हो गया। अब गृह कोई नहीं बोलता, अब वो मुख सुख के लिए वो गृह का घर हो गया। हाँ, सिर्फ अगर कुछ अपने उन्होंने मकान वकान बनवाया है, या तो उसका जब उसका तब गृह प्रवेश करते हैं। तब गृह प्रवेश याद आता है ना। नहीं तो सर उस बाकी समय समय वो, शाला भी नहीं। शब्द था सर, शाला भी एक शब्द था घर के लिए। हाँ घर के लिए, है ना। उसके बाद उसकी चर्चा करेंगे हम। तो उसके बाद लिखो शुष्क, 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 शुष्क का क्या हो गया? खुश्क। शुष्क, तालब शुष्क का सर खुश्क नहीं हुआ, सूखा। सूखा, खुश्क नहीं, सूखा। सूखा एक्चुअली शब्द है शुष्क, लेकिन लोग खुश्क भी बोलते हैं। और फिर एक्चुअली वो आज वो बदल करके क्या हो गया है, वो सूखा हो गया है। पत्र का क्या हो गया? पत्ता। चिट्ठी। पत्ता पत्ता, हो गया, अच्छा पत्ता हो गया। पत्ता। अब पत्ता में अब कंफ्यूजिंग हो ये हो गया
कि अब मेरे घर का पता है कि वो पेड़ का पत्ता है। ये कंफ्यूजिंग होता सर है वहाँ पता होता है एड्रेस, पत्ता पर। होता है जो पेड़ में होता है। ये सर उसमें तुम डबल जानती। ता होता होगा ना, पत्ता जो हाँ है उसमें डबल ता है, और हाँ जो पता हाँ, है ये वो सिंगल। वो सिंगल है। नहीं, ये तो आप जान रही हैं, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, आप लोग विद्वान लोग हैं इसीलिए। लेकिन अमूमन आमतौर पर लोगों को बोलते सुना जाता है वही पेड़ से पत्ता गिरा, तो लोग उतना ध्यान नहीं देते। उसके बाद लिखो पितृ। मुख सुख के कारण भी बहुत सारी भाषाएं बदल जाती हैं। पितृ का क्या हो गया? पिता, पिता। और एक चीज यहाँ पर चलता है पापा। हमारे देश में, पापा तो खैर अंग्रेजी हो गया, उसको भी आप लिख सकते हैं, लेकिन बदला क्या? पितृ से वो पिता हो गया। अच्छा, पितृ को एक और अर्थ भी लिया जाता है। किस अर्थ में लिया जाता है? श्राद्ध में जब वो तो पितृदान। पितर श्राद्ध होते हैं सर, वाली, हाँ। पितर, पितर, हाँ, हाँ। बस हाँ पितर। पितृ, हाँ श्राद्ध हाँ, वाला। वहां पर जब श्राद्ध वाली बात आती है या गृह प्रवेश वाली बात आती है, तब हमें शुद्ध शब्द याद आता है। नहीं तो मेरे क्वार्टर पर आप आइए, मेरा क्वार्टर नंबर इतना है, ऐसा बोलते हैं। नहीं सर, जब तत्सम भी लिखने होते तब भी याद आ जाता है। आ जाता है ना। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। भाषा बौद्धिक प्रयत्न द्वारा सीखी जाती है। भाषा बौद्धिक प्रयत्न द्वारा सीखी जाती है। सर बौद्धिक या भौतिक बोले? भौतिक नहीं यार, बौद्धिक, बुद्धि से। भाषा बौद्धिक प्रयत्न द्वारा सीखी जाती है। यहां पर एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। जैसे एक आपको बच्चे को रोटी खिलाना है। बच्चे को बोले भाई रोटी ले लो, तो बच्चा वो रोटी रॉ का उच्चारण नहीं कर पाता, और रोटी की जगह क्या बोलेगा? वो टी, टी। हम्म। टी बोलेगा, या लोटी बोलेगा वो, लोटी या वो बोलेगा। लोटी बोलेगा, या ओटी बोलेगा, कुछ बोलेगा, लेकिन वो क्लियर उच्चारण नहीं कर सकता। अब वो धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो कोशिश करता है, हम उससे उससे प्रयास करवाते हैं, उससे कोशिश करवाते हैं, और तब वो अपने बौद्धिक प्रयत्न से वो धीरे धीरे वो रोटी वो का उच्चारण करना सीख जाता है। इसमें और भी कई उदाहरण अपने हिसाब से दे सकते हैं आप। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। प्रत्येक भाषा की अपनी अलग संरचना होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक अलग संरचना होती है। संरचना से तात्पर्य, संरचना से तात्पर्य भाषा का गठन। संरचना से तात्पर्य भाषा का गठन से है, जिस पर भाषा वैज्ञानिक मुख्य रूप से ध्यान देते हैं। मतलब यहां पर जितनी भी भाषाएं हमारे देश में बोली जाती हैं, चाहे वो तेलुगु हो, चाहे वो बंगाली हो, चाहे गुजराती हो, चाहे मराठी हो, चाहे उड़िया हो, सबकी बनावट क्या है, सबका स्ट्रक्चर जो क्या है, सबका अलग अलग है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर है। जैसे आप क को लीजिए। क को क को हिंदी में आप कैसे लिखते हैं आपको पता है? उसके बाद आप अपनी अपनी मातृभाषा को जरा वहां पर जोड़िए। आपकी मातृभाषा में उस क को कैसे लिखा जाता है? बंगाली में जरा सोचो कैसे लिखते हैं, उड़िया वाले कैसे लिखते हैं, पंजाबी में कैसे लिखी जाती है, मराठी में कैसे लिखी जाती है, गुजराती में कैसे लिखी जाती है, इसको ध्यान देना। सर तो गुजराती और सभी का हिंदी थोड़ी मैच करती है। का हैं? गुजराती हाँ और हिंदी की क है ना, मैच करती है। हाँ, नेपाली और हिंदी पूरा पूरा मैच करता है।
नेपाली, हिंदी और मराठी। मराठी। है ना? तो उड़िया मतलब का उनका क रहता है, बस ऊपर घुमा रहता है उसमें ऊपर एक्स्ट्रा। गोल सा रहता है, उस पर जी। छाता लगा रहता है ना? ख में भी देखो, हिंदी में जो ख कैसे लिखते हैं, तो एक गोल लगाते हैं, तो उड़िया में भी ख ऐसे गोल घुमा करके फिर उसको उसी तरह से लिखा जाता है। उड़िया में सर लगभग वो सीधा हो जाता है, जो सीधा ऐसे रहता सीधा है। रहता है ना, वो सर ऊपर हो जाता है, पैर नीचे हो जाता है। हाँ, नीचे से। तो मतलब ब्लैक बोर्ड होता तो काश मैं आपको बड़ी अच्छी तरह से समझा देता, सारे क से लेकर ह तक कितना अंतर होता है इसमें। हम्म, लेकिन ये हमारे नसीब में नहीं है, या तुम्हारे नसीब में नहीं है। उसके बाद लिखो, भाषा की धारा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। भाषा की धारा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है ना? कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है जब तत्सम जब तद्भव में बदल जाता है, तब ये परिवर्तन होने लगता है। जैसे आप लोग तो आज की पीढ़ी तो टेप रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर जानते हो क्या होता है टेप रिकॉर्डर? जी सर, टेप कैसेट रिकॉर्डर, लगती थी। हाँ, पहले वीडियो कैसेट लगते थे, गाने कैसे लगते थे, अब वो खत्म हो गया। तो टेप रिकॉर्डर इतना लंबा चौड़ा कौन बोलेगा? अब सीधा क्या बोल देते हैं, वो टेप, भाई टेप चलाना जरा, भाई टेप रिकॉर्डर चलाना जरा, उतना लंबा चौड़ा कौन बोलेगा? तो टेप रिकॉर्डर का क्या हो गया, टेप हो गया। आज हमारे शहर में डीएम साहब पधारे हैं। डीएम साहब पधारे मतलब कौन पधारा है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, है ना? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोई बोलेगा क्या? चीफ मिनिस्टर सर कोई इसके लिए बोलेगा? टेलीफोन, टेलीविजन, उनको भी हैं? टीवी, फोन, हाँ, सेल ऐसे यूज तो ये करते सब उसी के उदाहरण है। टेलीविजन कौन बोलता है? टीवी। अब टीवी में वहां पर कंफ्यूजिंग हो जाता है। टीवी हुई है कि टीवी। वहाँ सारी कंफ्यूजिंग हो चीजों जाता से है। शॉर्ट फॉर्म आ गया है, पीएम सीएम सब में तो शॉर्ट फॉर्म ही यूज किया जाता है आजकल। किया जाता है, लेकिन वो मतलब हम मतलब वो हम अपने मुख सुख के कारण उसको बदल रहे हैं। हम भाषा विज्ञान पढ़ रहे हैं तो भाषा परिवर्तन हो रही है, इसी तरह भाषा परिवर्तित होती है। कल अगर किसी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पूछोगे तो उसको नहीं पता होगा। चीफ मिनिस्टर किसको बोलते हैं पूछोगे तो नहीं मालूम चलेगा। भाई सीएम तो मैं सीएम हूं तो जानता हूं, पीएम सीएम भी जानता हूं, ये प्राइम मिनिस्टर ये चीफ मिनिस्टर कौन है मुझको नहीं मालूम। नई पीढ़ी को जाए सर पूछ के देखो डिस्ट्रिक्ट जी। मजिस्ट्रेट ये तो इंग्लिश हुआ ना, इसका हिंदी क्या होगा? जिला पदाधिकारी। हाँ, तो वो उसमें चला जाएगा जिला पदाधिकारी। कृपया पृष्ठ उलटिए, हिंदी में पीटीओ। लिखा है। हाँ, क्री प्री ऊ। पेज पेज। हाँ, क्री प्री ऊ, भाई ये क्री प्री ऊ क्या है? वहां हिंदी पर में अगर ऐसे लिख, किया जाता है। हाँ, वहां पर अंग्रेजी में अगर लिख दिया जाए पीटीओ फटाक से, तो आप समझ जाओगे भाई प्लीज टर्न ओवर है, पेज पलटिए, पन्ना पलटिए। सर आरएसवीपी जब कार्ड पे लिखा जाता है तो बहुत सारे कंफ्यूजन है कि मतलब क्या रहता है। बहुत सारे 90% कंफ्यूजन होता है कि ये क्या होता है इसका अर्थ। और आजकल की जो फोर्थ जनरेशन 4G वाली जो जनरेशन आ रही है, 5G और 6G वाली जनरेशन, उसको तो कुछ भी नहीं पता है। जरा कोशिश करके जाओ, अगर आप उस स्कूलों में, आप लोग तो बहुत सारे स्कूलों में पढ़ाते हैं, जरा उनसे पूछना। तो ये बदलाव हो रहा है। कठिनता से किसकी ओर, सरलता की ओर। कठिनता से सरलता की, हम कितना हम आसानी से बोल सकें इसकी ओर हम ध्यान देते हैं। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कोई नहीं जानता,
भाई इस बीपीओ। पेपर, हाँ इस पेपर को लेना, ये जाके ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को दे देना। वो पूरा शहर घूम के चला आएगा, पता नहीं सर, पता नहीं मुझको कहीं नहीं मिला ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। बहुत लोगों से पूछा मैंने कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का ऑफिस कहाँ है, कोई नहीं बता पाया। अरे यार बीडीओ नहीं जानते हो क्या? अरे सर आपको ऐसे बोलते ना बीडीओ, तो बीडीओ बोलो तो फटाक से समझ जाएगा। हाँ, जो नहीं भी पढ़ा उसको भी वीडियो का मतलब पता है, पर हाँ पढ़े वो लिखे को भी ब्लॉक ऑफिस का नहीं पता। नहीं नहीं मालूम होता है, क्योंकि उतना अब लोगों के पास अब वो शक्ति नहीं है और सामर्थ्य नहीं है कि कौन उतना अंदर घुसे। बस हाँ भाई वीडियो तो वीडियो। नेक्स्ट पॉइंट, भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता, भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता और अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर जाती है। भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता और अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर जाती है। प्राचीन काल में एक शब्द वहां चलता था, आप लिखिए निशाचर। निशाचर का मतलब क्या होता है? सर रात को घूमने रात में वाले, विचरण करने वाला। रात में रात को विचरण विचरण करने वाले भूत प्रेत भूत प्रेत। राक्षस। अब अब वो अब मतलब किसका म्यूट करो। अब वो क्या हुआ, वो मतलब वो बदल करके क्या हो गया, अब उसका स्थूल रूप छोड़ करके अब और उसको हमने राक्षस के रूप में ले लिया। भाई राक्षस लोग रात में घूमते, निशाचर होते। सर वो सूक्ष्म रूप होता है, जो हमारा अभी है ना इसको स्थूल बोलते हैं, और वो होता है सूक्ष्म रूप, हाँ जो मर सूक्ष्म जाने के रूप में बाद आ जो गया, शरीर होता है। जी। सूक्ष्म रूप में आ गया, राक्षस के रूप में आ गया, अपने स्थूल अर्थ को छोड़ करके सूक्ष्म अर्थ में आ गया राक्षस। अब निशाचर का मतलब अब वो नहीं रहा, अब वो बदल गया, है ना। उसी तरह एक शब्द लिखो करपट। अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर कैसे होती, करपट। करपट, करपट से वो फिर बदला, लिखो कप्पड़। कप्पड़, करपट से कप्पड़, कप्पड़ से कापड़, कापड़ कापड़, कापड़ से फिर बदला क्या हो गया, वो कपड़ा हो गया। तो कपड़ा तक आने में कितना हजार साल लगा हो, उसको कम से कम 5,000 साल लगा होगा। एक शब्द लिखो कुंजर। कुंजर, कुंजर का मतलब क्या हुआ? कुंजर सर मतलब मगन कुंजों के हाथी। हाथी। कुंजर यानी कुंजों के अंतर्गत निवास करने वाला। हाथी। लेकिन अब उसका रूप बदल के हमने उसका अर्थ केवल हाथी तक ही सीमित कर दिया है, क्योंकि हम हाथी को ही देखते हैं। ऐसी बात तो नहीं कि हाथी ही कुंजों में निवास करते हैं, और भी कई कबीले लोग, आदिवासी लोग कुंजों में निवास करते हैं, लेकिन उतना कौन सोचता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, भाषा की सामान्य प्रवृत्ति संयोग से वियोग की ओर जाती है। भाषा की सामान्य प्रवृत्ति संयोग से वियोग की ओर जाती है। फिर लिखो, भाषा में स्तर भेद होता है। भाषा में स्तर भेद होता है। लास्ट पॉइंट लिखिए, भाषा मुख्यतः उच्चरित साधन है। भाषा मुख्यतः उच्चरित साधन है, गौणतः लिखित साधन। भाषा मुख्यतः उच्चरित साधन है, गौणतः लिखित साधन। मुख्यतः क्या है, उच्चरित साधन है। बोलने में और लिखने में बहुत अंतर होता है।
मैं क्या कह रहा हूँ समझ में आ रहा? तो जी सर। बोलने में जब हम बोलते हैं तो अपने ध्वनियों को जो उच्चारण अपने करते हैं। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जब हम उच्चारण करते हैं तो जब हम एक ही वाक्य को चार तरह से बोलते हैं, कहीं पर किसी पर जोर देते हैं, बलाघात देते हैं, कहीं पर किसी पर जोर देते हैं, किसी शब्द पर, कभी किसी शब्द पर जोर देते हैं, कभी किसी शब्द पर। तो जिस शब्द पर हम जोर देते हैं वहां से उस वाक्य का अर्थ बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कल कल तुम्हें जाना है, ठीक है? कल तुम्हें जाना, ये सामान्य वाक्य हो गया, कल तुम्हें जाना है, यानी तुम्हें जाना है और कोई नहीं जाएगा। अब उसको जरा उच्चारण में हम अगर उतार चढ़ाव करेंगे, कल तुम्हें जाना है, बात बदल गई यहां पर, है ना? कल तुम्हें जाना है मतलब ये क्वेश्चन मार्क हो गया, तुम्हें से हट करके वो कहां पर आ गया? वो कल पर आ गया कि कल ही जाना है, इसका मतलब। तो ऐसे इस तरह भाषा क्या होती है? मुख्यतः उच्चरित साधन है। हम अपने उतार चढ़ाव में करके अपने वाक्य को कई तरह से हम प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके बाद जरा सर हेडिंग ये देना। गौणता लिखित साधन है बोला क्या है ना, ये समझ नहीं आई ये लाइन, वो पहली वाली लाइन ये समझ क्या में आ है? गई ये थी। मतलब वो साइलेंट रहता है। इसमें हम अपने विचारों को जिस तरह प्रकट करना चाहते हैं, उस तरह जिस तरह हम बोल करके प्रकट कर सकते हैं, उस तरह उसको प्रकट नहीं कर सकते। इसीलिए लिखित साधन को क्या बोलते हैं? मृत भाषा कहा जाता है, डेड लैंग्वेज कहा जाता है, क्योंकि वो जितना लिखा है उतना ही समझ में आएगा। वहां पर जैसे सर ने अभी बताया ना कि कल हाँ तुम्हें जाना है, अब आप इसको लिखोगे तो कल तुम्हें जाना ही है लिखोगे, है ना? हाँ, लेकिन बोलने में अंतर आ रहा है, लिखने में अंतर नहीं आ रहा है। अंतर नहीं आ रहा है। कल तुम्हें जाना है, इसको तुम कैसे लिखोगी? तो इसीलिए सर अगर भाषा कल तुम्हें जाना है कि आगे अगर हम लिखते टाइम अगर आगे में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो वो चीज दिखता है। नहीं दिखता है, लेकिन जो बात उच्चारण में आती है, जितनी स्पष्टता उच्चारण में आती है उतनी हाँ स्पष्टता ये चीज होती है, हाँ जी सर, लिखने में ये नहीं चीज होती है आती। कि बोलने में हम ज्यादा अच्छे से। हाँ दूसरी बात, जब उच्चारण में आई तभी तो आप प्रश्नवाचक लगा पाए। सर बोलने हाँ में भावनात्मक रूप प्रकट होते हैं, लेकिन लिखित रूप में भावनात्मक नहीं प्रकट हो सकते। नहीं प्रकट होती। हाँ हाँ ठीक। उसके बाद लिखो, एक लिखिए जरा, हेडिंग दीजिए, हेडिंग दीजिए आप, भाषा विज्ञान की शाखाएं, भाषा विज्ञान की शाखाएं, भाषा विज्ञान की शाखाएं। एक घंटे में बहुत कठिन है, ब्लैक बोर्ड होता तो मजा आता। जैसे लिखित में जरा एक वाक्य लिखो, उसको जरा समझना, कहीं पर किनारे लिख देना कॉपी में। मैं, लिखो, मैं भी, मैं भीतर गया, मैं, सर मैं ही भीतर गया या मैं भी भीतर गया? नहीं नहीं, सर मैं भीतर गया, जी लिखे। अच्छा फिर जी नीचे लिखो, मैं भी कर गया। भीतर गया। तो ये लिखने की कलाकारी है। वाक्य वही, शब्द वही। सर, लेकिन दोनों का मीनिंग तो अलग आ रहा है। मैं भीतर गया मतलब मैं अंदर गया, मैं भी हाँ तर गया मतलब मेरा उद्धार हो गया। उद्धार हो गया। तो देखो, ये मतलब ये भाषा विज्ञान की कलाकारी है, ये लिखने की जी कलाकारी सर, है ना? जी सर, एक ही वाक्य है लेकिन उसके कहाँ कहाँ कैसे कैसे अर्थ निकल जाते हैं। जी सर। ये भाषा विज्ञान पढ़ रहे हैं ना, तो ये सारी बातें आपको जानना होगा। शाखाएं नंबर 1,
थोड़ा 2 लाइन लिख लो। भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन का तात्पर्य होता है, भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन का तात्पर्य होता है उसके अंग प्रत्यंगों का, उसके अंग प्रत्यंगों का सूक्ष्माति सूक्ष्म विश्लेषण। सर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, प्लीज आप एक बार और बोल देंगे सर प्लीज। भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन का तात्पर्य होता है भाषा की उसके अंग प्रत्यंगों का, म्यूट कीजिए, का सूक्ष्माति सूक्ष्म विश्लेषण। काव्य शास्त्र में जो स्थिति स्थायी भाव और संचारी भाव की मानी जाती है, काव्य शास्त्र में जो स्थिति स्थायी भाव और संचारी भाव की मानी जाती है, वही स्थिति भाषा विज्ञान के अंगों के भी वही स्थिति के बाद वही स्थिति भाषा विज्ञान के अंगों की भी मानी जाती है। जिस प्रकार स्थायी भाव मूल भाव होने के कारण, जिस प्रकार स्थायी भाव मूल भाव होने के कारण अधिक व्यापक और प्रभावपूर्ण होते हैं, इस प्रकार स्थायी भाव मूल भाव होने के कारण अधिक व्यापक और प्रभावपूर्ण होते हैं, तथा संचारी भाव उन्हें उद्दीप्त करने में सहायक का काम करते हैं, तथा संचारी भाव उन्हें उद्दीप्त करने में सहायक का काम करते हैं। उसी प्रकार भाषा विज्ञान के गौण अंग, उस प्रकार भाषा सर विज्ञान के संचारी भाव उसके बाद संचारी भाव उन्हें उद्दीप्त करने में, उन्हें उद्दीप्त करने में सहायक का काम करते हैं। उसी प्रकार भाषा विज्ञान के गौण अंग आनुषंगिक रूप से, गौण अंग आनुषंगिक रूप से भाषा के प्रमुख अंगों को, भाषा के प्रमुख अंगों को समझने में सहायक होते हैं। जिसके मुख्यतः 2 विभाग होते हैं, जिसके मुख्यतः 2 विभाग होते हैं, मुख्य और गौण, मुख्य और गौण। ध्वनि पद, ध्वनि पद आदि मुख्य विभाग हैं। गौण विभाग के अंतर्गत, गौण विभाग के अंतर्गत शब्द समूह, शब्द समूह, रिपीट कर दीजिए। गौण मुख्य भाग और फिर क्या बोला आपने? गौण आदि विभाग के मुख्य विभाग अंतर्गत, है। गौण विभाग के अंतर्गत शब्द समूह, व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति, भाषा का आरंभ आदि विषयों का समावेश किया जाता है।
भाषा का भाषा का अध्ययन किया जाता है। भाषा विज्ञान को भी अर्थ विज्ञान, वाक्य विज्ञान, रूप विज्ञान, अर्थ विज्ञान, वाक्य विज्ञान, रूप विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, आदि नामकरण किया जाता है। उसके बाद हेडिंग 2, अर्थ विज्ञान। अर्थ विज्ञान, अर्थ विज्ञान वह विज्ञान है अर्थ विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत अर्थ विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत अर्थ तत्व का अध्ययन किया जाता है। अर्थ तत्व का अध्ययन किया जाता है। जिसके अंतर्गत ध्वनि एवं अर्थ के पारस्परिक संपर्क, अर्थ की संरचना, उसकी विभिन्न स्थितियां, परिवर्तन के कारण, दिशाओं, विभिन्न स्थितियां, परिवर्तन के कारण, दिशाओं एवं परिणामों का अध्ययन होता है। जैसे एक शब्द है मृग। मृग का मतलब क्या होता है? हिरन। ये आवाज बहुत जोर से, मृग का मतलब हिरन हुआ। अच्छा, लेकिन भाषा विज्ञान के अंतर्गत जब हम इसकी रिसर्च करेंगे, इसकी जांच पड़ताल करेंगे, तब हमको हरिण होगा। नहीं वही हुआ। नहीं, हिरन कहो चाहे हरिण, कहीं पर हरिण बोलते हैं और कहीं हिरण बोलते हैं। वो अपने अपने उच्चारण के ऊपर आधारित है, जिसकी जीभ जिस प्रकार सेट हो चुकी हो। तो मृग का मतलब हमने हिरन समझा। अच्छा, मृग बना किससे? वो मृगया से बना। मृगया मतलब आखेट करना, जंगल में शिकार करना। तो जंगल में पुराने जमाने के राजा महाराजा राजकुमार लोग जंगल में क्या करने जाते थे? आखेट करने जाते थे, शिकार करने जाते थे। तो शिकार वे किसका करते थे? अधिकतर ये लोग किसका शिकार करते थे? हिरन का। मृग का ही शिकार करते थे। तो अब वहां पर वो शब्द जो मृगया शब्द है, मृगया शब्द से वो या हट गया और वो फिर मृग पर आकर टिक गया। एक शब्द आपने पहले कुछ देर पहले लिखा, निशाचर, जिसका अर्थ रात्रि में विचरण करने वाला, चाहे भूत प्रेत हो, राक्षस हो, कोई भी। आज उसको सीमित अर्थ में हमने क्या कर दिया? वह कोई चोर उचक्का होगा, भाई चोर है वो, जो भी रात में जाता हमने उसको निशाचर कह दिया। इवन रात में जब ज्यादा जागते हैं तो भी कह देते तुम तो बड़े निशाचरी हो रहे हो। निशाचर हो, वहां भी हम बोल देते हैं। सर उल्लू भी बोलते हैं ना? हाँ, उल्लू भी बोलते हैं। सर तो मेरे एक शंका का समाधान कीजिए। हम जो मृगया लिखेंगे सर, तो वो
वहां पर ज्ञा से ज्ञानी आएगा या गा से गमला आएगा मिडल में? नहीं, वहां पर वो प्रज्ञा। ग लिखना ही नहीं है, य लिखिए, मृ ग या लिखिए। सर मृ, माँ के मतलब माँ के पैरों में री की मात्रा आएगी? हाँ, उसके पैरों में आधा री ग की, य में आधा मात्रा या। नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं नहीं, मृ, माँ के पैरों में री की मात्रा। हाँ, सर एक बार आप हाँ चेक सही कीजिए, है, मैं आधा चेक। ग, आधा ग। अच्छा आधा ग नहीं, पूरा ग, मृ पूरा ग या। मृ सर आप ग थोड़ा या। बोलिए प्लीज। जी सर। मृगया शब्द सर बहुत सारे पुराणों सर में आप लिखा थोड़ा जाता चेक है। किए सर, है सर क्या थोड़ा बोले? चेक कर दीजिए चैट बॉक्स में आप। मृगया। मृग में या लगा दीजिए। थोड़ा सा देखिए मैडम, ऐसे होगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। हाँ जी सर, कैसे लिखा जाएगा मृग्या? ग को पूरा करो। गा पूरा गा आएगा ना, जुक्ता हाँ, का नहीं आएगा। नहीं, मृग्या सर देखिए थोड़ा। अभी ठीक हुआ। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद उसके सर। बाद आगे लिखो। इसी तरह आप पढ़ते जाना। नेक्स्ट लिखो, वाक्य विज्ञान। वाक्य विज्ञान, वाक्य विज्ञान के अध्ययन का क्षेत्र वाक्य है। वाक्य विज्ञान के अध्ययन का क्षेत्र वाक्य है। इस अध्ययन में वाक्य की सीमाओं, इस अध्ययन में वाक्य की सीमाओं, विभिन्न भावों, और संचालक तत्वों आदि का विश्लेषण होता है। सर सस्युर जो भाषा बनाम वाक्य कहते हैं, वो यही वाक्य से मतलब है उसका, या वो हाँ, कुछ और? इन्हीं में से निकलेगा सब। ये मैंने आपको मुख्य चीज बता रहा हूँ, बाकी लोग अपने अपने विचार प्रकट किए। इसीलिए आपको भाषा की जो विज्ञान की शाखाएं हैं, बाकी लोग अपने अपने विचार प्रकट किए, उनके विचारों को आपको याद करना है। बाकी मूल बात आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ। तत्वों आदि का विश्लेषण होता है ना। जैसे हिंदी में आप वाक्य गठन करते हैं, उसमें आप कर्ता, कर्म, क्रिया, ये सब का प्रयोग करते हैं। कहाँ कर्ता होना चाहिए, कहाँ कर्म होना चाहिए, कहाँ क्रिया होना चाहिए, कहाँ पर क्या, ये सब आप अध्ययन करते हैं। जैसे एक वाक्य लिखो, अच्छा, कॉमा, अच्छा लिखे, उसके बाद कॉमा दिए, जी सर। फिर लिखो, घोड़ा अच्छा चलता है। घोड़ा अच्छा चलता है। अब ये बोलने को तो तुमने बोल दिया, अच्छा, घोड़ा अच्छा चलता है। अब ये इस शब्द में आपने क्या देखा, अच्छा शब्द 2 बार आया है। अब ये 2 बार क्यों आया, किस लिए आया, ये कौन तय करेगा? ये वाक्य विज्ञान ही तय करेगा, और दूसरा कोई तय नहीं। तो ये सारे अध्ययन वाक्य विज्ञान में होते हैं। सर इसमें इस वाक्य में 2 बार विशेषण का प्रयोग हुआ है क्या? नहीं। नहीं। सर अच्छा घोड़ा अच्छा चलता है। हाँ, यहाँ पर तो एक विशेषण है, लेकिन अच्छा तो विशेषण है घोड़ा के बाद, लेकिन जो कॉमा से पहले अच्छा है वो हाँ अच्छा के तो लिए विशेषण जाएगा में या नहीं अच्छा? सर वो किस किस उसमें जाएगा? वो तो एक मतलब समझ लो, आप वहाँ पर संबोधन कर रहे हैं या बात को शुरुआत करने के लिए कुछ भी जी जैसे हाँ बोलते जी, हैं वहाँ पर, हाँ जी, थैंक यू सर। तो ये सारी चीजें, जो भी प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं, ये वाक्य विज्ञान ही तय करता है। जी सर। है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रूप विज्ञान। रूप विज्ञान, रूप विज्ञान को अंग्रेजी में मॉर्फोलॉजी कहते हैं। रूप विज्ञान को
अंग्रेजी मॉर्फोलॉजी कहते हैं, रूप विज्ञान के अंतर्गत रूप का अध्ययन होता है। रूप विज्ञान, रूप यानी शब्द, रूप विज्ञान के अंतर्गत रूप का अध्ययन होता है। रूप विज्ञान भाषा की सार्थकता की, रूप विज्ञान भाषा की सार्थकता की लघुत्तम इकाई होती है। यदि हम किसी वाक्य को सार्थक इकाइयों में विभक्त करते चले जाएं तो, यदि हम किसी वाक्य को, ध्यान में देना है, वाक्य को, किसी वाक्य को सार्थक इकाइयों में विभक्त करते चले जाएं तो अंतिम जो सार्थक इकाई होगी वह रूप की इकाई होगी। सर रूप विज्ञान भाषा की कहाँ पर? भाषा की सार्थकता की लघुत्तम इकाई होती है। हो गया? अच्छा, अंतिम सार्थक विभाजक इकाई, अंतिम सार्थक विभाजक इकाई रूप विज्ञान ही है। सर आपने तो बोला था यदि हम किसी वाक्य को सार्थक इकाइयों में विभक्त करते चले जाएं तो अंतिम जो इकाई होगी वह रूप की इकाई होगी। वो वाक्य कंप्लीट हो गया ना, वह रूप की इकाई होगी। अंतिम जो सार्थक इकाई होगी वह रूप की इकाई होगी। उसके बाद अंतिम सार्थक विभाजक इकाई रूप विज्ञान ही है। पद सर विज्ञान, अंतिम सार्थक सार्थक विभाजक इकाई रूप विज्ञान ही है। पद विज्ञान का कर्तव्य एक ही चीज है। पद विज्ञान का कर्तव्य पदों का प्रत्येक दृष्टि से अध्ययन करना है। सर प्रत्येक दृष्टि से अध्ययन करना है, प्रत्येक दृष्टि से अध्ययन करना है। उसमें सारे वो व्याकरण के नियम वहाँ पर हमको फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे एक उदाहरण है करना, कोरोना। करना में नौ में आ की मात्रा लगा हुआ है, वहाँ पर अगर ई की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? करनी, करनी हो जाएगा। करनी। तो करना से करनी कैसे बना? एकांत लगाने से। हमने आकारांत को हटा करके इकारांत लगा। अच्छी से। तो ये कहाँ तय होगा? ये रूप विज्ञान या पद विज्ञान में तय होगा। वाह, तो आज यही रहने देते हैं, बाकी हम कल पढ़ेंगे। ध्वनि विज्ञान और रूप विज्ञान वेरी 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 इंपॉर्टेंट, उसको कल हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए सर एक वाक शब्द एक बार समझा दीजिए थोड़ा सा। जो क्या सस्यूर में लिखा है, इन्होंने वाक को पैरोल लिखा है, तो ये पैरोल क्या होता है सर? पैरोल, जरा मुझे पेज नंबर बताओ। सर ये 47, जहाँ पे सस्यूर, फर्दिनाथ सस्यूर का एक तरह से सिद्धांत, उनकी संकल्पनाएं बताई गई हैं। सस्यूर ने तुम्हारा भाषा पेज की नंबर मूल संकल्पनाओं के संदर्भ में कुछ वैपरीत्यों को प्रस्तुत किया है। तो ये उसका पहला ही पॉइंट है, भाषा बनाम वाक या लैंग्वेज पैरोल। रुको जरा मुझे निकालने दो। जी वाक्य साची, तुम्हारा पेज नंबर और मेरे पेज नंबर में बहुत अंतर है। 47